स्वागत है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि योगाहार के 104 दिवस पर 101 दिवस 401 दिवस पर क्षमा करिएगा 401 दिवस हम मना रहे हैं योगा का। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं पद्मश्री सुंडाराम जी। वे दाता गांव से हैं, सीकर जिला है राजस्थान का। और आप पद्मश्री हैं, इसके साथ साथ आपको खेती किसानी और जल तथा वन संरक्षण में कई सारे पुरस्कार मिले हैं। आपने अपने जीवन में अभी तक 50,000 वृक्षों को संरक्षित किया है। कल के दिन हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और हम कल मंथन कर रहे थे कि हम जिस पौधे को लगाएं उसको संरक्षण पे करें और उसको आगे बढ़ाएं। इसका एक उदाहरण आज हमारे साथ है और वो हैं हमारे मुख्य अतिथि। और आपने जो हमारी फसलें होती हैं 15 फसलों की 700 प्रजातियों का भी संरक्षण किया है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मार्गदर्शन किया है। ऐसे श्री पद्मश्री हमारे श्री सुंदराम जी का हार्दिक स्वागत है। और ये कहते हुए कि आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं और आप तीन बार सरकारी नौकरी आपके पास आई, लेकिन आपने कहा हम तो खेती किसानी करेंगे। एक बात और जोड़ना चाहेंगे, हमारे साथ आज देहरादून में उपस्थित हैं एक उत्तरकाशी की छात्र, एक राजस्थान की छात्र और एक देहरादून लोकल की एक छात्रा जो कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। और वो यहाँ पे एक प्लॉट में बहुत सारी फसलें उगा रही हैं। और तो इस तरह से ये एक दुर्लभ सहयोग भी है और सुयोग भी है कि हमारी सुंदराम जी हमारे योगाहार के आदरणीय सदस्य और नए विद्यार्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि जी का। कृपया आइए और अपने कार्यों के बारे में हमें बताइए। स्वागत है सर। धन्यवाद दिनेश जी। मुझे बहुत खुशी है कि पतंजलि जैसे बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता और जो रहन सहन खान पान और आयुर्वेद इन सब बातों का समावेश करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो जैविक खेती के माध्यम से हो, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण निर्मित करने के माध्यम से हो। हम सब तरह से इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि कल पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण की जब बात आती है तो एक बहुत व्यापक शब्द है ये, जिसका अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। कहीं हम प्लास्टिक के उपयोग पर चर्चा करते हैं कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और किस तरह से हम स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया था उसका हम आगे निरंतर उस ओर अग्रसर हैं। और कहीं ग्रीन हाउस गैसेज का जो प्रकोप होता है उससे चर्चा की जाती है। कहीं हम रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग ये करते हैं। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जहां हम कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। जहां खनन होता है, सड़कों का निर्माण होता है, कॉलोनियों का निर्माण होता है, विकास कार्य होते हैं, तो वहां भी पेड़ कटते हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण उसमें भी बीच में आ जाता है। और इन सब कारणों से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उससे तापक्रम बढ़ता है और जो तापक्रम बढ़ता है तो वो हम सबको प्रभावित करता है। कुछ पर्यावरण के लोग इस रूप में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जो तापक्रम बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी और कई महानगर है वो समुद्री किनारों पर विलीन हो जाएंगे। और कुछ इस बारे में जो ग्रीन हाउस गैसेज की बात मैं थोड़ी सी इस रूप में करूंगा कि ग्रीन हाउस को कैसे, गैसेज को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार करने के लिए भी हम एसी कमरों में बैठकर बात करते हैं जो कि ग्रीन हाउस से ही चलते हैं वो। तो ये थोड़ी सी हमारे जो हमारा जो आध्यात्मिक रूप से जो हम मानसिक स्थिति हम थोड़ा सा बदल कर अगर कार्य करें तो स्वतः ही हर चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि
इन सब चीज़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और उससे तापक्रम जो बढ़ता है, उसमें पेड़ कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। पेड़ एक ऐसी चीज है कि उसमें कोई पर्यावरण विज्ञ किसी भी रूप में सोचें, वो पेड़ बीच में आता है और वो उसमें सहायक होता है। और पेड़ों के बारे में आपको ये शायद आश्चर्य होगा कि हर साल जो इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती है, और इंडस्ट्री के लिए जो चीज चाहिए वो चीज वातावरण से या प्रकृति से लेते ही हैं, तो वो करीब 10 बिलियन पौधों का है जो वो कटाई होती है, जबकि हम लगने वाले पौधे हैं वो हर साल 5 बिलियन पौधों की संख्या है। तो इसलिए पौधों की जो कुल संख्या है वो तो घट रही है, हम खूब लगा रहे हैं हर साल, तो बढ़ाते हैं टारगेट भी, लेकिन जो कट रहे हैं उसके बारे में हम संतुलन की बात नहीं होती। तो एक बड़ी समस्या है। और जब पेड़ की बात आती है तो पेड़ लगाने में हमें एक ये देखा गया है कि पानी देते देते मई जून की जो तेज गर्मी है उसमें आकर पानी की कमी हो जाती है और पौधे लगते नहीं हैं। जितना हम लगाते हैं उसका बहुत कम हिस्सा पौधे लगाते हैं, अभियान भी चलाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन पौधे लगते नहीं हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैंने भी एक बार 20-25 साल पहले एक वन विभाग की स्कीम थी कि वो पौधे फ्री दे रहे थे, एक पौधे पर 4 रुपए का अनुदान दे रहे थे कि आप इसे पानी डालो और पौधे लगाओ। मैंने खुद ने पूरा प्रयास किया उन पौधों को लगाने का, उनको पालने का और उनको पानी देने का, लेकिन मई जून की जो गर्मी है वो आते आते वो पौधे बच नहीं पाए। तो फिर इस क्या किया जाए, ऐसा थोड़ा सा एक दिमाग में था कि कैसे पौधे लगे। तो मैं एक पूसा फार्म नई दिल्ली में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, वो बहुत अच्छा था, राज्य स्तर से सेलेक्ट होके मैं यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में गया था, ये 1982 की बात है। वहाँ मैंने ड्राई फार्मिंग टेक्निक देखी। तो ड्राई फार्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि बरसात की जो नमी होती है उसको रोक कर और सर्दियों की फसल करते हैं, तो उसमें पानी नहीं देना पड़ता, उसकी नमी को रोककर उसी नमी से वो काम करते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर हमारे राजस्थान में तो इतनी कम बरसात होती है कि वो बरसात की फसलों के लिए ही कम हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इसको पौधों पे अप्लाई किया जाए, क्योंकि पौधे एक तो दूर दूर लगते हैं तो बहुत थोड़ी नमी चाहिए, दूसरी पौधों की जड़ें गहराई में भी जाकर नमी ले लेती है, जबकि फसलों की गहराई जो जड़ की गहराई है वो तो 1 फीट होती है, इसकी 1 मीटरों में होती है। तो एक अप्लाई किया कि इस ड्राई फार्मिंग टेक्निक को इसमें क्यों नहीं अप्लाई करें, तो फिर वो उसमें सक्सेस हुआ और उसको फिर अलग अलग पौधों से अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग जमीन पे 10 साल तक प्रयोग किए और एक फार्मूला तैयार किया कि हम किस तरह से 1 लीटर पानी में पौधा लगा सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में पौधा वैसे सुनने में ये आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन जैसे यहाँ हमारा राजस्थान का औसत जो है बरसात का वो 50 सेंटीमीटर है, और बाकी देश का हिस्से हैं उसमें औसत बरसात राजस्थान से ज्यादा है। जितनी पूर्वी या दक्षिणी भारत में जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो जब 50 सेंटीमीटर बरसात का औसत राजस्थान में है तो इसका मतलब ये है कि 1 वर्ग मीटर पर जो पानी बरसता है उसकी मात्रा 500 लीटर होती है। अब वो 500 लीटर पानी अगर 1 वर्ग मीटर में हो तो वो पानी की मात्रा कम नहीं होती है। अगर पौधे की जड़ें 1-1 मीटर चारों ओर हो जाए तो 4 वर्ग मीटर में करीब 2000 लीटर पानी होता है, और 2000 लीटर पानी किसी भी पौधे या किसी भी तरह के बड़ पौधे की बढ़वार के लिए वो कभी भी कम नहीं होता। तो इस तकनीक का एक तैयार किया कि किस तरह से ये पानी जमीन में अवशोषित हो और फिर किस तरह से वो पानी है जो वो उसमें संरक्षित होकर पौधे के काम आए। दूसरा तरीका ये है, दूसरी बात ये थी कि पानी जब अवशोषित हो जाता है तो उसको संरक्षित जमीन में कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें पहले ये मालूम करना होगा कि पानी वापस अवशोषित पानी वापस निकलता कैसे है। तो ये पाया गया कि जो 1 मीटर गहराई का पानी है वो जो खेत में खरपतवार उगती है उससे पानी बाहर आ जाता है, और जमीन जब पड़ी हुई होती है
और जमीन में जो पानी होता है उसकी वाष्प बनती है, तो वो जब बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप ले लेती है, और उसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन का पानी जो है वो बहुत गहराई का भी बाहर आ जाता है, खरपतवारों का पानी ऊपरी सतह से बाहर आ जाता है। इन दोनों कारणों को हटा दें तो फिर हमेशा उस जमीन में वो पानी है वो उतना पड़ा रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं कि जब भी पहले मानसून की बहुत अच्छी बरसात हो जाती है और खेत में जितने भी खरपतवार है वो उग जाती है, तो उसके बाद एक गहरी जुताई करते हैं, यानी एक गहरी जुताई पहले मानसून की अच्छी बरसात के बाद, और खेत को फिर पड़ा रहने देते हैं। तो जो पानी बरसात में बरसेगा वो उस खेत में अवशोषित होगा, क्योंकि हमने जमीन को गहरी जुताई करके इतनी पोली बना दिया है कि वो पानी बहेगा नहीं, वो पानी उस जमीन में ही अवशोषित हो जाएगा। तो हमारा एक मकसद तो इस तरह से पूरा हो जाता है। दूसरा, फिर उस खेत को उस पड़ा रहने देते हैं, और जब आखिरी मानसून होती है राजस्थान में सितंबर का पहला या दूसरा सप्ताह तक मानसून निकल जाता है, और आखिरी बरसात सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होती है। तो आखिरी मानसून के बाद में एक गहरी जुताई और करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो जुताई करते हैं, एक पहली मानसून की बरसात के बाद में, एक आखिरी मानसून की बरसात के बाद में। जो दो जुताई करने से क्या होगा कि पहली जुताई से खरपतवार निकल जाएगी और पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी जुताई से क्या होगा कि एक तो बची कुची जो बरसात में और खरपतवार आई है वो निकल जाएगी, और आमतौर पर 1 फीट की गहराई तक जुताई करते हैं, वो गहरी जुताई मानी जाती है। तो ये समझने की बात यहाँ, सबसे टेक्निकल बात यहाँ है कि जमीन की जो ऊपरी सतह है 1 फीट की, उसमें न तो कोई घास है या खरपतवार है, न कोई कैपिलरी है। तो लेकिन 1 फीट के नीचे की जो जमीन है उसमें कैपिलरी बनी हुई होती है। उस कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर आने की कोशिश करता है जमीन का, तो बाहर तो आ नहीं पाता, क्योंकि जो ऊपरी सतह है उसमें कैपिलरी टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, और खरपतवार वैसे ही नहीं है। तो वो जो नीचे का जो पानी ऊपर आने की कोशिश करता है वो ऊपरी परत से 1 फीट की नीचे आकर इकट्ठा होता रहता है, यानी जितनी गहराई तक हमने जुताई की है उसकी निचली सतह पे वो आके इकट्ठा होता रहता है। और हम अगर पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें उस क्षेत्र में हो जहां कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर उसको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पानी से वो जमीन के पानी से पौधा बढ़ता रहेगा। तो क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद हम पौधा लगाना शुरू करते हैं। तो जहां पौधा लगाना है वहां तुरंत 4 या 5 इंच लंबा चौड़ा, केवल छोटा गड्ढा चाहिए कि उसमें पौधे का पिंड रख दे, इतना ही चौड़ा चाहिए, लेकिन गहरा 1.5 फीट होना चाहिए। जब गहरा 1.5 फीट हम पौधा लगाएंगे तो उसमें नीचे का जो हिस्सा है गड्ढे में वो 1 फीट पौधा लगाने में कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 से 12 इंच थैली होती है पौधे का पिंड। तो नीचे का जो 1 फीट का है वो पौधा लगाने में कवर हो जाएगा, और बाकी 6 इंच बचता है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। और कोई उसको दीमक नहीं काटे तो इसके लिए हम नीम का तेल या कोई ऐसा अपना जैविक या कोई भी कीटनाशक उसमें 1 लीटर पानी में 2 ml मिला देते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। इस पौधे को लगाने में 2-3 बातें सावधानी रहनी चाहिए। एक तो पौधा नमी युक्त होना चाहिए, उसमें नमी युक्त होना चाहिए, क्योंकि हम अलग से पानी नहीं दे रहे हैं। ये 1 लीटर पानी इसलिए दे रहे हैं कि जब पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें पिंड से थोड़ी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि चारों ओर खाली जगह में हम मिट्टी डालते हैं और उसमें उसको दबाते हैं, तो वो थोड़ी सी जड़ें आपस में डिस्टर्ब होती है, जमीन उस पिंड से थोड़ी अलग होती है, और जो ही हम 1 लीटर पानी डालते हैं तो वापस वो चिपक जाती है, और उससे फिर जड़ें हैं वो मतलब अपना काम शुरू करती है और पौधे की बढ़वार नियमित रूप से चालू हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही वो पौधा लगाएं तो उसमें वो नमी युक्त हो। दूसरा, खड्डा तुरंत खोदकर उसको रखना नहीं है,
क्योंकि गड्ढे से जो मिट्टी निकाली है वही हम वापस डालेंगे जितनी काम आएगी। तो उसको खड्डे को तुरंत खोदकर तुरंत पौधा लगाना है। और तीसरी बात यह है कि उसमें जो 1 लीटर पानी है वो भी तो पौधा लगाने के बाद में तुरंत देना है। अब क्या करते हैं कि जब पौधे में 1 लीटर पानी देते हैं तो 2-3 दिन बाद में उसकी ऊपरी पपड़ी जो है खड्डे के अंदर सूखती है और वो दबी हुई रहती है, तो उससे कैपिलरी एक्शन शुरू हो सकता है। तो हम पौधे में एक हल्की सी 1-2 इंच के बीच में एक हल्की सी निराई गुड़ाई कर देते हैं ताकि गड्ढे की जो नमी है वो बाहर नहीं निकले। और उसके बाद में हमें उसमें कभी पानी देने की जरूरत नहीं है। और जब जमीन 3 या 4 महीने पड़ी रह जाती है तो क्या होता है कि 3-4 महीने बाद में पड़ी होने से वो कैपिलरी एक्शन शुरू हो जाता है। तो हम क्रॉस कल्टीवेशन कर देते हैं पूरे क्षेत्र की। और क्रॉस कल्टीवेशन करने के बाद में अगर पौधे के पास में थोड़ी बहुत जगह रह जाती है जहाँ वो जुताई नहीं हुई या वो निराई गुड़ाई नहीं, उसको हाथ से कर देते हैं, मैन्युअल कर देते हैं उसको। तो ये काम हर 3 महीने बाद में अगले मानसून तक 3 या 4 बार कर देते हैं। जमीन अगर पूरी सूखी हो तो भी हमें ये निराई गुड़ाई करनी है, क्योंकि हमें तो कैपिलरी एक्शन को डिस्टर्ब करना है। और बरसात मानसून के बाद में वैसे ही बरसात नहीं आती है, तो गर्मियों में वो सूखी रहती है जमीन, लेकिन हमें हर 3 महीने बाद इसको निराई गुड़ाई कर देते हैं। इसमें एक बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हम पौधे को मानसून की पहली बरसात या मानसून के बीच में लगा दें तो मानसून से पौधा अच्छा पनपेगा। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब पानी बरसता है तो ऊपरी सतह में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी कई बार बरसता है तो ऊपरी सतह में नमी ज्यादा रहती है। तो पौधे की जड़ें अगर मानसून में लगा देते हैं तो ऊपरी सतह पे विकसित होती है। और जब पौधा जब मानसून चला जाता है तो ऊपर की जमीन जल्दी सूखती है, और जल्दी सूखती है तो या तो उसमें पानी देना पड़ता है या फिर वो पौधा मर जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपरी सतह पे है। इस तकनीक में क्या होता है कि हम सितंबर में पौधे लगाते हैं मानसून जाने के बाद में। तो एक तो जो सर्दियों का मौसम आता है तो पौधे को बढ़वार कम होती है और उसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, और वो धीरे धीरे अपनी जड़ें हैं वो सर्दियों में विकसित कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे गर्मी आती है तो वैसे वैसे जिस गति से ऊपर जमीन सूखती है उससे तेज गति से जड़ें नीचे की ओर इसलिए चली जाती है क्योंकि नीचे की जो जमीन है उसमें नमी ज्यादा है, और पौधे की जड़ें उधर ही जाएंगी जहां नमी ज्यादा है। ऊपर की जमीन में थोड़ी सूखी है तो ऊपर नहीं जाएगी और तेज गति से नीचे की ओर विकसित हो जाएंगी, और 1-1.5 मीटर तक वो जमीन है वो जड़ें विकसित हो जाएगी। और चाहे ऊपर कितनी भी गर्मी हो, चाहे कि कितना ही धूप हो, हमने हमारे यहाँ रेगिस्तान में राजस्थान में शेखावाटी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्दी पूरे देश के मैदानी इलाकों में, और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ 50 डिग्री का भी आ जाता है तापक्रम, और यहाँ -1 से -3 तक तो कई बार आता है। लेकिन इस बार एक ऐतिहासिक सर्दी पड़ी थी कि -5 डिग्री तक चला गया था, और उस दिन श्रीनगर का -3 था। तो कहने का मतलब ये है कि एक इतना विभिन्नता है मौसम में भी कि वो सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्दी, गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी। तो उस गर्मी के मौसम में भी जो है वो पौधे बहुत सही हैं। पिछले साल लगाए थे वो पौधे अच्छे चल रहे हैं। पिछले साल 2000 पौधे लगाए थे हमने, और इस तकनीक से हमने जो स्कूल है वहाँ की जमीन वहाँ पौधे लगाए थे ताकि जो उनका विस्तार है वो खूब ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी हो। और जो पंचायत की जमीन है उस पे लगाए हैं हम। गौशालाओं में यहाँ राजस्थान में चारे की हरा चारा तो देखने को भी नहीं मिलता है, बाकी सूखा चारा भी पंजाब हरियाणा से आता है, और जो हरा चारा है वो यहाँ नहीं मिलता।
तो पौधे कहाँ से लगाएं? तो इस तरह से हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम चारे वाले पौधे गौशालाओं में लगाएं, ताकि छाया भी मिले और हरा चारा भी मिले। मैंने एक गौशाला में 800 पौधे लगाए थे, तो प्रत्येक पौधे से 50 किलो चारा मिलता है, यानी 800 पौधों से 400 क्विंटल चारा हर साल मिलता है। कोई खर्चा नहीं होता उसमें, पौधा एक बार लगाने में खर्चा होता है, देखभाल करने में एक बार करनी पड़ती है। 2 या 3 साल तक अगर पौधे को सही ढंग से देखभाल करें तो फिर पौधा अपने आप पनप जाता है और फिर वो कुछ देता ही है, कुछ लेता नहीं है। तो 400 कुंटल अगर हम सिंचाई के साथ में कोई भी चारे वाली फसल लें, रिजका लें या और कोई लें, तो उसमें कितना ही पानी देना पड़ता है, कितना ही उसमें खाद देना पड़ता है, और फिर कटाई भी उसकी थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। इसमें तो तुरंत टहनियाँ काटी, टहनियाँ जलाने के काम आ जाती है, चारा है उसकी पत्तियाँ खाने के काम आ जाती है। तो हमने एक थोड़ा गौशालाओं में अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको गायों गोवंश को हरा चारा भी मिले और छाया भी मिले। और इस तकनीक से हमने कुछ सीमित मात्रा में फलदार पौधे, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही सूखा प्रदेश है, तो बिना पानी के ज़्यादा फलदार पौधे नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो हम फलदार पौधे हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं ऐसे कि जो अच्छी आमदनी वाले हो सकते हैं, कुछ इमारती लकड़ी वाले पौधे हैं जो बहुत अच्छी उनकी कीमत भी होती है और पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और कुछ जो चंदन के पौधे भी हमने इस टेक्निक से लगाए हैं। पिछले साल 20 पौधे लगाए थे, उससे पिछले साल 2 पौधे लगाए थे, उसमें एक पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले साल 20 पौधे लगाए थे, 20 के 20 पौधे चल रहे हैं। तो चंदन जैसा पौधा अगर चल सकता है रेगिस्तान में, तो फिर बाकी पौधों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देशी बेर है, आंवला है, कैरुंदा है, या कुछ आड़ू जैसा एक बहुत ही ज़्यादा चारा देने वाला पौधा है, इंडस्ट्री का भी पौधा है। तो ये सब पौधे हैं वो इसमें लग सकते हैं। और इसके साथ में जो भी हमारा रेगिस्तान का एरिया है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें 1 लीटर पानी से ही उसको रेगिस्तान को हरियाली में बदल सकते हैं। तो इस पे थोड़ा और आगे काम होना चाहिए। इस समय एक जब पुरस्कार मिलता है तो उस काम की पहचान होती है, काम की जानकारी सबको मिलती है। पिछले साल मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि एक आदिदेव श्री राम स्कूल, मॉल से गुड़गांव, श्री राम ग्रुप है दिल्ली का, एजुकेशन का बहुत बड़ा ग्रुप है। उसकी एक स्कूल के छात्र ने सोचा कि इस टेक्निक को उसने जब वीडियो पे या नेट पे देखा, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस काम को मैं खुद आगे बढ़ाकर इसका प्रचार प्रसार करूं। तो उसने क्या किया कि यहाँ राजस्थान में 5 स्कूलों को उसने चुनाव किया और एक गौशाला में वो 2000 पौधे उन्होंने खुद ने सारी फंडिंग जो है वो इकट्ठी की कि मेरी ओर से इतने पौधे लगाओ आप। तो वो जो पौधे, उनका मकसद था कि जब स्कूल में पौधे लगाते हैं तो एक स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, उसमें अगर 10 बच्चों ने भी इस टेक्निक को अपनाया तो ये इस टेक्निक का प्रचार प्रसार होगा। अगर 50 अध्यापक होते हैं, उसमें 1-2 अध्यापक ने भी अपने खेत में या अपने घर पे इस टेक्निक को अपनाया तो वो इसका प्रचार प्रसार काफी होगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी, चाहे भी जो भी माध्यम हो, हम कोशिश करते हैं इसको किसी भी तरह से आगे बढ़ाने का। इस बार जो कुछ बैंकों ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो पर्यावरण का कार्यक्रम करते हैं उसमें, उसके अंतर्गत इस तकनीक से पौधे लगाकर आगे काम को बढ़ाएंगे। क्योंकि जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम किया जाता है उसमें आम तौर पे कुछ अभियान चलाए जाते हैं, कुछ गोष्ठियां की जाती है, कुछ रैलियां निकाली जाती है, कुछ पौधे वितरण किए जाते हैं। लेकिन इस तकनीक को उनको अच्छी लगी कि इसमें जो पौधा लगेगा वो लगेगा ही। और इस तरह से अगर हम आगे थोड़ा बढ़ें तो हम पूरे रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हैं। तो इस बार हम लगभग 15-20 हजार पौधे इस तकनीक से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 25 सालों में हमने 50,000 पौधे लगाए हैं। और इस बार अगर पिछले साल 2000 पौधे लगाए, इस बार अगर 15 से 20 हजार पौधे लगा रहे हैं, और शायद
अगले साल लाखों की संख्या जा सकती है, क्योंकि ये जहाँ भी कोई भी देखता है इस तकनीक को, तो वो उसका मन करता है कि हम इस तकनीक को आगे बढ़ाएं, पौधे लगाएं। और आप ये देखो कि हमारे क्या घट रहा है, आमदनी घट रही है, रिसोर्सेज घट रहे हैं, जल की मात्रा घट रही है, भूमि की उर्वरता घट रही है, और उसकी उपज घट रही है, खेती की उपज घट रही है, और बेरोजगारी बढ़ रही है, तापक्रम बढ़ रहा है, वायुमंडल का प्रदूषण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज में एकदम पूरा चेंज है। तो इन सब का हल अलग अलग तरह से है, लेकिन पेड़ इन सब में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि बहुत हद तक हम इन समस्याओं को जो है वो सुलझा सकते हैं। तो हमारा जो आगे का जो कार्यक्रम है वो इसी तरह से, कोई ओएनजीसी ने भी थोड़ा स्टेप लिया है कि भाई हम भी इस टेक्निक से आगे लगाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं सभी, और एक बार इनका इनका कार्यक्रम अगर सफल होगा तो सफल होगा ही, क्योंकि आज तक कोई भी कार्यक्रम हमारा फेल नहीं हुआ है पिछले 25-30 सालों में। तो ये एक नई हम सोच रहे हैं कि नया एक कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि जब पानी नहीं देना है, 1 लीटर पानी से ही अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और सुरक्षा के साथ में हम इन पौधों को लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पेड़ों से हमें कीटनाशक वगैरह ये तो मिलते ही हैं। हमारे प्राचीन जो भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है जैविक खेती के बारे में, हमको उससे थोड़ा और आगे बढ़ना है। बहुत सारे किसानों ने अपने अपने ढंग से इन्हीं जो वनस्पतियां हैं, अलग अलग तरह की जो वनस्पतियां हैं, उसको काम में लेकर उसको उसका उपयोग करके अपने अलग अलग ढंग से कोई जैविक उर्वरक बना रहे हैं, कोई जैविक जो है ये हर्बल पेस्टिसाइड वगैरह या फंगिसाइड बना रहे हैं, और कोई सीधे ही लकड़ी को काम में लेके इन समस्याओं का, जो जैविक खेती में जो आने वाली समस्या है उनको समाधान कर रहे हैं। तो हम उनको उनके बारे में डॉक्यूमेंट करके और उनको उन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक जो किसान का अनुभव होता है वो बहुत ठोस होता है और वो सस्ता होता है, सरल होता है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, एक महिला किसान का जिक्र करना चाहूँगा। एक महिला किसान ने, जब वो जलाने के लिए लकड़ी लाती थी खेत से, तो लकड़ी कई तरह की होती है खेतों में, और उस खेत में यूकलिप्टिस के पौधे भी थे। हालांकि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई चीज किस तरह से किसका उपयोग हो सकता है कि हम उन पौधों को बहुत ज्यादा नहीं बोएं, लेकिन अगर 1-2 पौधा हो और वो कोई बड़ी समस्या का समाधान करता है तो उसको हम आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने देखा कि यूकलिप्टिस की लकड़ी जो है, उस वो जब खेत से उठाती थी तो उसके नीचे दीमक का झुंड होता था। तो जब भी जहां भी वो किसी भी क्षेत्र से उठाती तो उसमें बहुत मात्रा में, हजारों की संख्या में उस लकड़ी के नीचे दीमक होती थी। तो उसके दिमाग में ये आया कि शायद इस लकड़ी को दीमक खाना पसंद करती है, तो क्यों नहीं हम इस लकड़ी को के छोटे छोटे टुकड़े करके काट के और अपने फसल में, खेत की फसल में डाल दें, तो शायद ये इसको खाना पसंद करती है, तो फसल को छोड़कर इसको खाने आ जाएगी। और उसका अनुमान, वो जो आइडिया था वो काफी मजबूत था और वो बहुत सही निकला। तो उसने क्या किया कि एक 2-2.5 इंच मोटा और एक 2-2.5 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा गेहूं में रखा सबसे पहले। और गेहूं में रखा तो जो गेहूं की फसल है उसमें जितने भी दीमक थी वो उस फसल को छोड़कर, गेहूं को छोड़कर और उस लकड़ी के ऊपर आ गई, और वो लकड़ी में हजारों की संख्या में वो इकट्ठी हो गई और पूरी तरह से फसल बच गई। फिर 2-3 साल तक अलग अलग फसलों में अलग अलग ढंग से उस लकड़ी को रखा, समानांतर आड़ी लकड़ी रखी जमीन के समानांतर, आधी जमीन में आधी बाहर। तो वो लकड़ी खाने आ जाती थी और फसल पूरी उसमें बाजरा, गेहूं, ज्वार, सरसों, चना, ये सब्जियों में भी मिर्च वगैरह, इन सब फसलों में वो इतना शानदार रहा कि एक राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसको सही पाया गया। 3 साल के रिजल्ट के बाद में ये बताया कि किसी भी केमिकल से इसका प्रयोग करें तो किसी भी केमिकल से
ये अच्छा उत्पादन, ये अच्छी मतलब रोकथाम करती है दीमक की। मैं दीमक के बारे में एक बात और करना चाहता हूँ कि कोई भी फसल पर ऊपर कीट लगता है तो उस पर 1 लीटर पानी 1 हेक्टेयर में लगता है, लेकिन दीमक अगर जमीन में लगता है तो उसमें 5 गुनी दवाई यानी 5 लीटर दवाई लगती है। और एक किसान अगर साल में 2 फसल करे तो एक साल में 10 लीटर हो गई। और अगर वो 10 साल तक फसल करता है और दीमक की रोकथाम करता है तो इसका मतलब है कि उस जमीन में 1 क्विंटल कीटनाशक आ गया। और जिस जमीन में 1 क्विंटल कीटनाशक का प्रयोग हो जाता है उस जमीन में वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं मानी जा सकती। उसमें जो भी पानी जमीन में से नीचे रिस कर जाएगा, भूमिगत जल होगा, वो प्रदूषित होगा। पूरी जमीन के जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वनस्पति या वनों की लकड़ी का उपयोग करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भी हमें इन सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक और कहना चाहूंगा कि हम इस तरह से अगर वनीकरण करेंगे तो इसमें तो सभी तरह के पौधे लग सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया तो उसमें एक जो जैव विविधता है, हमारी एक बड़ा इश्यू है कि हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है। बहुत सारे पौधे नष्ट हो रहे हैं। मैंने एक इमारती लकड़ी का एक जिक्र किया था। राजस्थान में एक रोइडा नाम का एक वृक्ष होता है, वो मेडिसिनल प्लांट भी है। आयुर्वेद का बहुत ही सशक्त, लिवर की बीमारियों के लिए आयुर्वेद का प्लांट है। लेकिन राजस्थान की परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में वो अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वो लगभग 1500 रुपए घन फुट है। इतनी महंगी लकड़ी है। दूसरी बात, जब चंदन पर रोक लगी, जो चंदन पर जो खिलौने बनते थे और विदेशों में भी जाते थे और यहाँ कारीगरी बहुत प्रसिद्ध होती थी, तो उसकी जगह ये रोइडा की लकड़ी काम आने लगी। तो उसकी जो है वो बहुत कमी हो गई और ये बहुत सूखा सहन कर सकता है। और इसको पूरी तरह से रोक लगा रखी है और राज्य राज्य का एक राज्य स्तर का पौधा माना गया है इसको। राज्य जो पौधे को प्लांट पक्षी का और पौधों का चयन करते हैं तो ये राज्य राजस्थान का राज्य स्तर का पौधा है। और इस पौधे के बारे में एक धारणा लोगों की ये है कि ये बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन 1 लीटर पानी वाली तकनीक में इस पौधे ने और जितने भी पौधे लग बढ़ते हैं उसके आसपास ही ये पौधा बढ़ता है। और अगर हम करोड़ों पौधे पहले के बम्बूल के जहाँ भी देखते हैं, वो विलायती बम्बूल हो चाहे इजरायली बम्बूल हो, वो लगे हुए हैं। अगर रोइडा के पौधे, करोड़ों पौधे अगर लगे हुए होते तो ये इतने कीमती पौधे हैं कि पूरी राजस्थान का एक आर्थिक जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। क्योंकि जो 1500 रुपए घन फुट वो लकड़ी है, सागवान की भी उतनी है, तो वो एक बहुत ही सूखे में जब पनप सकता है तो बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो या क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से हो, हम इन सब पौधों को, इन पौधों में जो जैव विविधता है उसका संरक्षण इससे हो सकता है। और पौधों की एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जहां उसमें खेती की जा सकती है। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, क्योंकि अगर पौधे ही होंगे तो फिर खेती का एरिया कम नहीं किया जा सकता। और पौधों की एक विशेषता ये होती है कि पौधों की जो नीचे का हिस्सा है उसमें छाया होती है। 4-5 पौधे राजस्थान में ऐसे हैं कि उसकी छाया नहीं पड़ती, उन पौधों के नीचे बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो इन पौधों के साथ में हम जो खेती करते हैं तो पौधों की एक विशेषता होती है कि पौधों की जो कैनोपी होती है वहां पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा रहता है और ठंड में थोड़ा सा गर्म रहता है। तो पौधे को एक अनुकूल वातावरण मिलता है। तो 2 कतारों के बीच में, कतारों की दूरी थोड़ी ज्यादा करके पौधे लगाएं और उसकी कैनोपी पे फसल करें तो फसल का एरिया कम कर सकते हैं और पैदावार उतनी रख सकते हैं। और पैदावार जब उत्पादकता बढ़ती है तो उससे जो खर्चा है वो कम आता है और हम थोड़ी लाभ की ओर बढ़ जाते हैं और पेड़ों की आमदनी अलग हो जाती है।
तो इस तरह से मैं थोड़ा इस जैव विविधता के बारे में थोड़ी और चर्चा करना चाहूंगा कि दूसरी बात यह है कि जो इस बार आपने देखा कि मार्च में तापक्रम बढ़ा और मार्च में तापक्रम बढ़ने से गेहूं और अन्य फसलों की पैदावार में कमी आई, ये सब लोग जानते हैं और अखबारों में भी खूब इसके बारे में जिक्र है। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है और क्लाइमेट चेंज को भी नियंत्रित करने के लिए जो है वो एक जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कारगर होती है। तो पिछले 20 सालों में एक मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि हनी बी नेटवर्क का एक कार्य करता हूं और हनी बी नेटवर्क में क्या किया जाता है कि जैसे ही कोई ग्रास रूट लेवल पर कोई किसान इनोवेशन करता है, चाहे वो फार्म प्रैक्टिस हो, चाहे वो बीज तैयार करे देशी कोई, चाहे वो कोई फल की किस्म निकाले, चाहे वो कोई खेती का स्थानीय तरीके से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला कोई फार्म इम्प्लीमेंट बनाए, तो ऐसे लोगों की पहचान करता है। और हनी बी नेटवर्क नाम इसलिए दिया है कि छत्ते में शहद फूल से चलकर नहीं जाता है, उसको मधुमक्खी लेने जाती है। बाकी शहद को जब लेके जाता है फूल से तो फूल कुछ नहीं कहता। तो हम जैसा शहद जैसा काम करने वाला जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करते हैं और फिर उस काम को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको फिर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा जो काम करते हैं उसको हनी नेटवर्क दिया जाता है और एक ये बहुत बड़ा दुनिया का कार्यक्रम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कोई इतना इनफॉर्मल है कि कोई चुनाव नहीं, कोई और नहीं, कोई सदस्यता, जो भी इसके लिए काम करता है वो सब सदस्य हैं। तो ऐसे नेटवर्क के माध्यम से मैं 25 साल पहले इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस में मैंने भाग लिया था उस नेटवर्क के माध्यम से और मैंने कुछ देशी किस्मों के बारे में उसमें जिक्र किया था। तो उस देशी किस्मों से मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला। कनाडा की संस्था थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर और सबसे पहला अवार्ड मेरा इंटरनेशनल था और उसके दूसरे साल बाद में नेशनल मिला, फिर स्टेट मिला, फिर ब्लॉक मिला, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, इस तरह से। तो उस अवार्ड के अंतर्गत मैंने राजस्थान की जो 15 प्रमुख फसलें हैं उसमें सब्जियां भी हैं, दलहन भी है, तिलहन भी है, अनाज भी है, मसाले हैं, सब तरह की जो भी चीजें देशी कहीं भी मिली उसमें 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी की और उनका करेक्टराइजेशन करके कुछ यूनिवर्सिटीज को दी, कुछ नेशनल जेइंग बैंक में दी और कुछ अब देने की स्थिति में है। तो उनमें जो करेक्टराइजेशन से जो परिणाम आए उसमें कुछ ऐसे परिणाम आए कि उन फसलों में हर एक फसलों की एक एक दो दो प्रजातियां ऐसी थी कि जो विकसित किस्में हैं उनके बराबर उनकी पैदावार थी और गुणवत्ता उनसे कहीं अच्छी थी। तो जो देशी किस्में हैं उनमें एक विशेषता ये होती है कि वो हजारों सालों से बहती आई है और वो क्लाइमेट चेंज को यानी अधिक तापक्रम को भी कभी सहन किया है, कम तापक्रम को भी सहन किया है, अधिक बरसात को सहन किया है, कम बरसात को भी उसकी परिस्थितियों से गुजरी है वो किस्में। और कई तरह के इतने वर्षों में कई कीटों का, कई जो रोगों का तो होता है, प्रकोप होता है, तो उसको भी सहन करती हुई वो जब बची हुई हैं वो चीजें, तो उन चीजों को मैंने इकट्ठा किया, करेक्टराइजेशन किया और उसमें बहुत अच्छी चीजें निकली। उनमें एक काबली चने की किस्म भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के अंतर्गत वो टेस्ट होता है और वो अगर सब मापदंडों में खरा उतरता है तो उसको बीज बेचने की उसी तरह से अनुमति दी जाती है जैसे किसी यूनिवर्सिटी का कोई वैरायटी हो या किसी कंपनी की वैरायटी हो। तो एक वैरायटी मेरी वो रिलीज हो चुकी है और बाकी कुछ और वैरायटियां जो हैं उसमें टेस्टिंग में चल रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है और जैव विविधता पहले जो इकट्ठी हुई है वो जरूर है, लेकिन बीच में इस पे थोड़ा ध्यान कम रहा और आज की स्थिति में देखें तो उन चीजों को जब मैं वापस ढूंढने जाता हूं तो वो किसी किसान के पास नहीं है। सब की सब जो उन्नत किस्में हैं वो
किसानों के पास है, तो वो ऐसा जैव विविधता का जो संरक्षण है उसमें आगे अच्छी वैरायटियां क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और तापक्रम को ध्यान में रखते हुए, जल भूमिगत जल को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन चीजों का संरक्षण किया है। और वो आगे अब आवश्यकता अनुसार, क्योंकि उनका करेक्टराइजेशन किया हुआ है, उसमें 40-50 जो मापदंड है वो लिए जाते हैं कि कम पानी की है या ज्यादा की है, या कौन सा रोग लगता है या नहीं लगता है, कौन से रोग के प्रति सहनशील है, कौन से रोग के प्रति, कीट के प्रति वो सहनशील है, यानी उसको प्रतिरोधक क्षमता है उसमें, और मतलब कितने दिन में वो तैयार होती है, और क्या पैदावार है उसका, क्या उसका चरित्र है, यानी उसका दाने का क्या उसमें विशेषताएं हैं। तो ये सारी बातें उसमें की हुई हैं। अब किसी समय आज की तारीख में सबसे ज्यादा राजस्थान में चारे की कमी है। अब फसल के साथ ऐसी किस्मों का चुनाव करते हैं किसान जो पैदावार के साथ चारा भी दे। और चारे की कीमत इस समय राजस्थान में 1500 रुपये क्विंटल है, और एक गेहूं का भाव 330 रुपये किलो है, मतलब 3000 रुपये क्विंटल है। एक आदमी 300 ग्राम गेहूं खाता है तो 9-10 रुपए का खाता है, लेकिन एक पशु जो है वो 10 किलो चारा खाता है तो 150 रुपए का चारा लगता है उसको एक दिन में खाने में। वो दूध देने वाला है या काम आता है, या वो तो अलग बात है, लेकिन उसको 150 रुपए का चारा चाहिए ही, जबकि एक आदमी 10 रुपए में काम चला लेता है। तो यहाँ चारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनाज है, यानी अनाज से भी ज्यादा। तो ये जो चीजें समय समय पर जो चीजें या पैटर्न बदलता है हमारी अर्थव्यवस्था का या खेती का, तो उसमें ये जो जैव विविधता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मैं थोड़ा सा अनुभव साझा करना चाहूंगा कि राजस्थान में पानी बहुत कम है। बरसात होती है वो बालू रेत होने के कारण से बहता ही नहीं है। बहुत तेज बरसात होती है तो पानी बहता है। तो किसान क्या करे, कैसे खेती करे? बहुत सारे किसान, यानी 70% किसान के पास असिंचित एरिया है, 30% किसानों के पास सिंचित एरिया है। हमारी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो विकसित बीज वाली हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की हो, चाहे वो सिंचाई की और योजनाओं हो, जो भी लाभ मिलता है वो अधिकतर 30% किसानों के पास जाता है। बाकी 70% किसान जो असिंचित है, जो भी बरसात होगी उसमें बुआई हो गई, वो जो भी हो गया वो ठीक है, उनको लाभ नहीं मिलता। और आज जो क्लाइमेट चेंज जो पिछले 5 सालों में हुआ है, उसमें आने वाले अगले 10 वर्षों में हो सकता है कि अनाज की कमी हो जाए। और वो जो 70% किसान है वो अपनी पैदावार कैसे बढ़ाए, क्योंकि वो संख्या कम नहीं है। अगर उनकी किसी भी तरह से पैदावार में बढ़ती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि मेरे असिंचित क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, वहां मैंने 1 लीटर पानी वाली टेक्निक से अनार के पौधे लगाए, और उसमें तुरंत एक फार्म पॉन्ड बनाया बरसात के पहले। और जो कतारें थी, 2 कतारें थी बीच की फलों की, उन कतारों को हमने खुला रखा। कतारों के बीच में खाली जगह थी, उसमें हमने मल्चिंग बिछाई। और मल्चिंग में आप ये देखो कि 1 हेक्टर में लगभग 2/3 हिस्सा उसमें मल्चिंग है, 1/3 है वो खुला है। खुले हिस्से में बरसात का पानी पौधों में सीधा जाता है, और जो खाली जगह है जहां मल्चिंग बिछाई हुई है उसका पानी थोड़ी सी बरसात होती है तो वो बहने लगता है। और 1 हेक्टर जमीन से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया है। इसका मतलब यह है कि 20 लाख लीटर पानी 1 हेक्टर की उसी जमीन से जिसमें फलदार पौधे लगे हुए हैं, उसी जमीन का पानी उसके 2/3 हिस्से से, उसका पूरा पूरा नहीं है ढका हुआ है मल्चिंग से, केवल 2/3 हिस्सा खाली जगह जहां कुछ नहीं होता है, खाली जगह को ढका हुआ है। बाकी जो पौधों की जगह है वो खुली है, उसमें बरसात का पानी पौधों में ही जाता है। खाली जगह का 20 लाख लीटर पानी है उसमें। बाकी जो समय है बरसात के अलावा
10 लाख लीटर पानी पर्याप्त है, और 10 लाख लीटर पानी जो बाकी बचता है उसमें अन्य फसलें ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस तरह की योजनाएं, खेत की योजनाएं खेत में ही अगर बन जाती है, यानी हम 3000 किलोमीटर हिमालय का पानी खेत तक लेकर आते हैं, और उसकी योजनाएं बहुत जल्दी बन जाती है, चाहे और उसका खर्चा है वो 1000 करोड़ या लाख करोड़ में होता है। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है, लेकिन उस खेत को नहीं पूछते हम, जिस खेत में पानी लेकर आते हैं उसको नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी कोई स्थानीय योजना भी हो सकती है क्या, जो बहुत सस्ती भी होगी और बहुत टिकाऊ भी होगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, और इस तकनीक को देखकर बहुत सारे किसान इस बार अपने फार्म पॉन्ड के माध्यम से और इस मल्चिंग के माध्यम से पानी इकट्ठा करके और अच्छे बगीचे, अच्छी आमदनी मिल सकती है। 5 से 10 लाख रुपया 1 हेक्टेयर में बगीचे से, किसी भी फलदार बगीचे से प्राप्त हो सकता है, और ये आमदनी कोई कम नहीं है। जबकि हमारे जो सिंचित क्षेत्र की जो पैदावार है वो इतनी कम है कि वो नगण्य के बराबर ही है। लेकिन इस तकनीक से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई विशेष खर्चा नहीं होता है। एक बार मल्चिंग अगर लगा देते हैं तो वो 10 साल तक चलती है। तो जो उसका खर्चा हिस्से में आता है वो बहुत नगण्य होता है, यानी लगभग 15,000 रुपये हेक्टेयर पर ईयर। 15,000 हेक्टेयर का खर्चा कोई एक साल में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मल्चिंग अगर 10 साल वाली है तो उसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और वो एक बार आता है। जबकि ट्यूबवेल हम खोदते हैं, उसमें पानी आता है या नहीं आता है ये पता नहीं होता, लेकिन 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह के जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में अंत में जो भी जैविक खेती होती है उसमें हम जो 20 साल पहले का हम एग्रीकल्चर फॉर्मल सेक्टर का अगर लिटरेचर देखें तो वैज्ञानिक ये सलाह देते थे कि हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना है, एक ही फसल बार बार नहीं बोना है, सब तरह की फसलों का समावेश करना है। लेकिन जो आज की स्थिति है वो ये है कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी यही होता है कि अलग अलग तरह की कई तरह की फसलें करें। क्रॉप रोटेशन में ये है कि एक बार अनाज ले लिया, एक बार दलहन और तिलहन ले लिया, और तीसरी बार जो है वो बाकी की सब्जियां या बागवानी फसलें ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन में अलग अलग तरह की फसलों की जड़ें अलग अलग गहराई पर होती है, तो उसमें भूमि में पोषक तत्वों का सभी तरह से अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। और एक फसल अगर 3 साल में एक बार एक ही जगह बोई जाती है तो उसमें कीट और रोगों का आक्रमण भी कम होता है। और तीसरी बात ये होती है कि कोई फसल, ये तीनों फसलों का समावेश होता है, दलहन तिलहन अनाज और फल सब्जी सब, तो 10-15 फसलों में कोई फसल बहुत तेज भाव से बिकती है, कोई कम में बिकती है, कोई मध्यम में बिकती है, लेकिन औसतन उसकी जो आमदनी है वो स्थिर रहती है किसान की। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 10 तरह की फसल तो हो सकती है, लेकिन वो 10 की 10 सब्जी भी हो सकती है, 10 की 10 दलहन भी। वो भाव मार्केट पे चलती है, वो कि मार्केट किसका अच्छा है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से अगर हम को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्रॉप रोटेशन पर वापस थोड़ा सा अपना जोर दें तो शायद हम किसान जो कभी बाहों से, कभी आपदा से, कभी रोगों से जो वो एकदम से नुकसान में चला जाता है, उससे वो बचा जा सकता है, पूरी तरह से बचा जा सकता है। और हम सब मिलकर इस तरह की हम सब बातों को ध्यान में रखेंगे, पेड़ पौधों का भी, पर्यावरण का भी, क्लाइमेट चेंज का भी, और जो ये क्रॉप रोटेशन का भी, कृषि जैव विविधता का भी, और पानी का संरक्षण कैसे करें, पानी का संग्रह कैसे करें, पानी का संग्रह कैसे करें और पानी का संरक्षण कैसे करें, इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ मैं थोड़ा सा 1 मिनट इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि जो भी हमारी वाटरशेड की जो योजनाएं हैं, जो जल संग्रह की जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं
उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं बहुत पहले बनी हुई हैं और उनमें जो परिणाम आए हैं उसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जयपुर में 60 सेंटीमीटर बरसात होती है औसतन साल में, और जयपुर के पास में एक रामगढ़ झील है। उस झील में एशियाड में, जब हमारे यहाँ देश में एशियाड प्रतियोगिता हुई थी तो नौकायन प्रतियोगिता रामगढ़ झील में हुई थी, और उस रामगढ़ झील में आज एक भी बूंद पानी की नहीं है, जबकि औसत बरसात जो उस समय थी 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, 20 साल पहले थी या आज, वो 60 सेंटीमीटर है। जबकि जैसलमेर, उसमें सिर्फ 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, और वो देश का ही नहीं दुनिया का सूखा इलाका माना जाता है। तो जैसलमेर का जो रामदेवरा है मंदिर है, उसका जो सरोवर है उसमें इस समय भी पानी है, क्योंकि हमारे वाटरशेड के जो कार्यक्रम थे वो इस तरह के हुए कि वहां बहुत कम हुए, यहाँ बहुत ज्यादा हो गए। तो जहां नहीं हुए, क्योंकि वो सूखा इलाका था, वहां वाटरशेड की ज्यादा वो नहीं रही, तो वहां इतनी गर्मी में भी पानी है और रामगढ़ झील में बिल्कुल पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। तो हमको जो जल संरक्षण के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए कि कहाँ कितने काम किए और उसका क्या परिणाम रहा। आज की तारीख में 100 साल का अगर बरसात का आंकड़ा है तो वो कोई कम नहीं भी है बरसात, लेकिन नदियां सूखी हैं, नाले सूखे हैं, तालाब सूखे हैं, झीलें सूखी हैं, और हमें इन सब बातों पर बहुत ठोस अनुभव के आधार पर निर्णय लेने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मैं और आपसे अनुमति लेता जी, आपने अपना जीवन अनुभव सुनाया, और साथ में अभी अभी डॉक्टर वीर सिंह जी जो कि हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में अतिथि आए थे, उनको भी ये मैसेज प्राप्त हुआ कि आज आप कहने वाले हैं। तो उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है और कहा है कि सन 2000 में आप और विजय जरधारी जी नेपाल में साथ में मिले थे। तो ये साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपको अन्य लोग सुन रहे हैं। साथ में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पोरी के डॉक्टर सही पवन कुमार जी सुन रहे होंगे, हमें सुन रहे हैं। तो और वो उनके मार्गदर्शन और उनकी समीक्षाएं बहुत ही विरल और अच्छी होती हैं। आदरणीय आपसे निवेदन है कि आप आएं और आज हमारे पद्मश्री जी के बारे में कुछ शब्द कहें। जी, धन्यवाद धन्यवाद दिनेश। आपका आपको सुंदरराम जी का के साथ यहाँ पर इस मंच में जोड़ने के लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। और सुंदरराम जी, आपको आज हमने सुना, आपका उद्बोधन सुना, आपके अनुभव सुने, आपके विचार सुने। हम निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से जिन्होंने भी आपका उद्बोधन सुना है, हमें बहुत लाभ हुआ है, और हमें आशा है कि आप इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें, और जो ये कार्य चल रहा है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपने बताई, उस पर हमारे इस मंच में 401 दिन में कई तरह के विशेषज्ञ, कई पद्मश्री, कई अनुभवी व्यक्ति, जिसमें किसान भी सम्मिलित हैं, उन्होंने आकर के अपना उद्बोधन दिया। मैं एक एक करके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। नंबर एक, जो आपने कैपिलरी को तोड़ने वाली बात कही, तो इसी तरह से ये जो मृदा में जो तत्व होते हैं, चाहे वो पानी के संरक्षण के लिए हो, और जो आपने 1 लीटर पानी से वृक्षों को उगाने की बात कही है, तो इसी तरह से हमारे एक सीवीआर टेक्निक के ऊपर भी हम कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, वो भी पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं। तो कभी ना कभी हम लोग यह भी सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्तियों के आपस में विचारों का भी हम क्रॉस शेयरिंग कराएं, आप सबको एक मंच में बुला करके आपकी तकनीकों को साझा करने का, एक साथ मिलकर के सुनने का प्रयास हो, और एक सामूहिक रास्ता, एक कॉमन लर्निंग के आधार पर हम लोग उस रास्तों पर चलने का प्रयास करें कि इसको हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं दिनेश जी से बातचीत भी हुई है कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में आप जैसे लोगों को साथ बुलाते हुए इस नॉलेज एक्सचेंज को और ज्यादा प्रभावी, और इसके माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो आपने हूँ। कई सारी बातें कही हैं, हनी बी नेटवर्क के बारे में आपने बातचीत कही है,
तो हनी बी नेटवर्क के माध्यम से मुझे भी जुड़ने का कई साल पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ, जब उन्होंने हनी बी नेटवर्क को लॉन्च किया था IIM में जब वो थे, तो उस समय थोड़ा सा मिलने का उनसे अवसर हुआ, उनके विचार सुने। तो अब हम उसकी जब बात सुनते हैं और उसका विस्तारीकरण जितना हुआ है, तो बहुत बढ़िया एक अनुभव है, एक बहुत बढ़िया जर्नी है। दिनेश जी, देहरादून में भी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो हनी बी नेटवर्क के माध्यम से ही आगे बढ़ा है, उसका कार्यालय खुल गया है, और मैं उस कार्यालय में गया था पिछली बार जब मैं देहरादून आया था। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो देहरादून में है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में जाकर के उनके द्वारा दिए गए जो कार्य हैं उनके बारे में भी एक सत्र हम कर सकते हैं, तो उससे भी हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। इसी प्रकार से कल जब मैं दिल्ली की तरफ और गुड़गांव की तरफ, फरीदाबाद की तरफ जब मेरा कार्य के माध्यम से हम गए थे, मुझे एक बहुत ही किसान परिवार के पास जाने का मौका मिला, जो कि हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, और उन्होंने कई सारे कृषकों को प्रशिक्षित किया जैविक खेती के ऊपर। उनके साथ मिलकर के एक नई चीज सीखी हमने, कई सारी चीजें सीखी। उनको आने वाले दिनों में हम बुलाने वाले हैं, उनके साथ एक अलग से वेबिनार करने वाले हैं। तो उनका यह कहना था कि मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ अब सब्जियां, न केवल अपने खेत से बल्कि मेरे आसपास के जितने भी कृषक हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अलग अलग जगह से सब्जियों का एकत्रीकरण करके उसको आगे बाजार में बेच रहे हैं, और उन्होंने अपनी मार्केट बना ली है, मार्केट उनकी बन गई है। और जितना डिमांड है उससे सप्लाई कम हो रही है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो इस तरह के कृषक अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से जैविक पद्धति से काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका विस्तारीकरण हो रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने तो यह भी कहा कि हम 165 किलोमीटर दूर से भी मेरे पास किसान आ रहा है और अपनी सब्जी को हमारे माध्यम से आगे बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने भी कहा कि हमारे पास भी कई सारे कृषक हैं जो संतरे की खेती करते हैं, चाहे वो दूर हों, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तो इस तरह से भी उनके साथ हम आगे जो कि काम हमारे जो कृषक हैं, जो कि दिल्ली के आसपास के कृषक हैं और चाहे वो दूर भी हों, लेकिन उनके साथ समन्वय करके इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उनसे यह भी कहा कि क्या परंपरागत बीजों के ऊपर आधारित फसलों के भी लोगों के मन में रुचि है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी वो आने वाले दिनों में विचार करेंगे। और उनके खेत पर जब हम गए तो उन्होंने बहुत अच्छे बहुत ही खुद अपने वेस्ट डिकम्पोजर बेस्ड खेती वो कर रहे हैं, और कोई भी कुछ भी चीज नहीं डाल रहे हैं अपने उसमें, यहाँ तक कि जीवामृत का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। और उनके खेत में जब हम गए, तपती धूप थी, 2 बजे 3 बजे का समय था, तो जमीन में अभी भी नमी थी, और उनके फसल में जो भी टमाटर, कद्दू, लौकी, बैगन लग रहा था, पत्तियों को जब हमने छुआ तो पत्तियां ठंडी थी इस 45-46 डिग्री की धूप में भी। तो उस तकनीक के बारे में भी हमने उनसे कहा कि आप आकर के हमारे कृषकों को भी इन सब तकनीकों के बारे में बताएंगे, वहीं से लाइव हमें प्रसारित करने का प्रयास करें। और जो भी उन्होंने छोटे छोटे औजार, जो भी ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम उन्होंने लगा रखा है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ता, इस तरह के प्रयासों को हमने कल देखने का प्रयास किया। तो इस तरह के कुछ एक अनुभव हमारे रहे, तो हमारे आने वाले दिनों पर हम जिस भी तरह से हम जो कार्य करेंगे, और इसमें एक यह भी चीज हो रही है कि आज के जमाने में जब कई सारे लोग कृषि के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो शायद एक ध्येय जो है वो पैसा कमाने का रहता है। कई बार ये मन में आता है कि इससे हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन यह भी चिंतन करना जरूरी है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनका ध्येय पैसा कमाना तो एक जगह पर जरूर है, लेकिन उसके साथ ही उसके प्रकृति, धरती माता, पानी संरक्षण, ये सब जो चीजें हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजों भी अगर जो भी स्टार्टअप्स करते हैं, जो भी इस तरह के व्यवसायिक रूप में आगे जाते हैं, उसको करने का अगर मौका मतलब उनको जानकारी दी जाती है, और उस ध्येय के साथ भी अगर वो सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले रजनी शाह जी ने जो अपना उद्बोधन दिया था बहुत शानदार, कि हमारा ध्येय क्या है, हमारे भोजन उगाने के प्रति हमारा ध्येय क्या है, और उस भोजन के साथ जुड़ी हुई जितने भी लोग